क्लास 11th का चैप्टर 5 कौन सा है? गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। हम लाइन बाय लाइन और इसके डीप में भी एनसीईआरटी को समझेंगे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड को समझेंगे कि क्या चीज है पाइथन। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा था वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। मैं लिख देता हूं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन में क्या होता है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना आपको पता है। वी हैव रिटन एल्गोरिथम फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। कई तरीके की हमने एल्गो लिखना, या इसे बोल सकते हैं एल्गोरिदम लिखना सीखे लास्ट चैप्टर में। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बनाएंगे? प्रोग्राम। क्रिएट प्रोग्राम। प्रोग्राम बनेगा किस चीज को यूज करते हुए? पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए अब प्रोग्राम बनेगा। But before learning about Python programming, let us understand what is programming language. Programming language Python को समझने से पहले हम समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। कौन एग्जीक्यूट करेगा? कंप्यूटर करेगा। क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब स्टेप 1 पहले होगा, स्टेप 2 बाद में होगा, स्टेप 3 उसके बाद, ऐसे ऐसे करके स्टेप 11th बाद में, 12th बाद में, इस तरीके से आपका चीज चलेगा। ठीक है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 3 5 2 7 9 8। अब ये ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब एक सीक्वेंस में हो गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4th नहीं है, जरूरत नहीं है तो देखो 5th आ जाएगा, फिर 7th 9th, मतलब एक ऑर्डर में चलेगा। ठीक है। और ये ऑर्डर में चलने के बाद क्या होगा? कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा होगा। अगर कुछ स्पेसिफिक टास्क किया, किसी कारण से हमने वो प्रोग्राम लिखा, किसी कारण से सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे, तो उसको हमने क्या बोल दिया? प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है ना। कैलकुलेटर 4 काम ये कर रहा था। क्या क्या कर रहा था? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये 4 काम कर रहा था। अगर ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए हमने बनाया एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, तो वो प्रोग्राम कहलाया। एंड द लैंग्वेज यूज्ड, अब इसको बनाने के लिए, कैलकुलेटर बनाने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बनाने के लिए जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करेंगे कौन सी? पाइथन। क्लियर होगा? एज वी नो कि एक कंप्यूटर है आपका। कंप्यूटर क्या समझता है? कीबोर्ड से आपने ए बी सी डी कुछ भी टाइप कर रहे हैं वो, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1 की भाषा समझता है। 0 और 1 लैंग्वेज वो जानता है, इसके अलावा वो नहीं जानता है।
तो 0 और 1 जो जान रहा है इसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। देखिए इतने इजी तरीके से मैं इस पूरे चैप्टर को समझाऊंगा कि एक बार सुनने के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, क्लियर भी होंगी चीजें। ठीक है, तो 0 एंड 1, 0 एंड 1 कंप्यूटर समझता है। इस कंप्यूटर को अगर समझ रहा है तो उसको हमने बोल दिया मशीन लैंग्वेज, क्योंकि ये मशीन 0 एंड 1 समझती है। मशीन लैंग्वेज या तो बोल देंगे इसको लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन क्या ये 0 एंड 1, 0 एंड 1 क्या ह्यूमन रीडेबल होता है? रीडेबल तो होता है, समझ पाता है? नहीं समझ पाता है। कई जगह रीडेबल भी नहीं हो पाएगा जब ज्यादा बड़ा सीक्वेंस बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अब जब ह्यूमन समझ नहीं पा रहा है 0 1, तो कुछ ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी जैसे ABCD जो ह्यूमन रीडेबल हो, और इसके कारण से ये 0 एंड 1 में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर होगा? ठीक है, अब ह्यूमन रीडेबल में लिखना है। दिस लीड टू द एडवेंट ऑफ, अब ह्यूमन रीडेबल क्या समझेगा? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आने लगा फिर? जैसे कि पाइथन आ गया, क्योंकि वो ह्यूमन समझ पा रहा है, देखने से समझ में आ रहा है कि क्या लिख रहा है। C++ हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, PHP हो गया, जावा, और भी लैंग्वेजेस हैं एटसेट्रा में लिख सकता हूँ। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये ह्यूमन रीडेबल हैं। ह्यूमन रीडेबल हैं तो मैंने हाई लेवल लैंग्वेज बोल दिया। टू मैनेज by human but are not directly understood by, डायरेक्टली कौन नहीं समझ पाता है? कंप्यूटर। तो क्या करना पड़ेगा इस हाई लेवल लैंग्वेज से कंप्यूटर को समझाने के लिए? अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है इज कॉल्ड सोर्स कोड। जो भी प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है, कई बार आपका आता है कि सोर्स कोड ओपन करिए तो सोर्स कोड समझ में नहीं आता। सोर्स कोड क्या है? जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो सोर्स कोड हो गया। that the language translator like compiler and interpreter are needed। अब ये सोर्स कोड को जो मशीन समझ पाए, वो किसके कारण होता है? ट्रांसलेटर के कारण। और ट्रांसलेटर क्या हो सकता है? ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर या कंपाइलर हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में आएगा वो भी। तो इंटरप्रेटर, INTERPRETER, ठीक है, इंटरप्रेटर्स बोल दीजिए। और कंपाइलर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स इन दोनों में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। और ये क्या होता है? नीडेड टू ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज। पाइथन यूजेस एन इंटरप्रेटर। पाइथन क्या यूज कर रहा है? इंटरप्रेटर। क्यों यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, आगे आता है। टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। तो हमारा पाइथन क्या यूज कर रहा है? इंटरप्रेटर। याद रखना। so that it can be understood by the computer, an interpreter process the program statement one by one। अब इंटरप्रेटर क्या होगा? वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन ये एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोसेस वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, first translating and then executing, first translating then executing, first translating and then executing। This process is continued until an error is encountered। जब तक कोई एरर नहीं आ जाती है, जब तक ये कंटिन्यू करता रहता है। और द होल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, या तो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो जाए सक्सेसफुली।
समझ में आया? इसका मतलब अभी हमने क्या समझा कि पाइथन है जो इंटरप्रेटर यूज करता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? सोर्स कोड से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एक ट्रांसलेटर का काम करता है। इतना हमने समझा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड until an error is encountered or the whole program is executed successfully। जब तक या तो एरर आ जाएगी तो रुक जाएगा बीच में, एरर आएगी तो बीच में रुकेगा, या सक्सेसफुली पूरा प्रोग्राम चल जाएगा तब ये रुक जाएगा। इन बोथ द केसेस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप। एरर आएगी तो भी स्टॉप हो गया, और सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया मतलब जहां तक अपने को जो आउटपुट चाहिए था या जैसा आउटपुट चाहिए था तब भी स्टॉप हो गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी अ कंपाइलर ट्रांसलेट, अब जैसे हमने एक सोर्स कोड से मशीन लैंग्वेज में, हमने मशीन कोड में ट्रांसलेटर के द्वारा मतलब इंटरप्रेटर के द्वारा हमने चेंज कर दिया, हमने कोड में चेंज किया। अब ये तो इंटरप्रेटर था, कंपाइलर क्या करता है? मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड, मतलब वो तो लाइन बाय लाइन कर रहा था, ये एंटायर सोर्स कोड को एज अ होल into the object code, into the object code में बदला। आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद इट जनरेट एरर। एरर होगी एरर, इफ एनी, अगर कुछ एरर होती तो एरर बता देगा। मतलब एक है जो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के एरर बता रहा है, और एग्जीक्यूट, दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं, वो डिटेल में आएंगे। लाइन बाय लाइन एरर आया तो स्टॉप हो गया, सक्सेसफुली हो गया तो स्टॉप हो गया, मतलब सक्सेसफुली हो, एरर आए, दोनों के केस में। अब कंपाइलर क्या है, पूरा का पूरा सोर्स कोड एक बार में पढ़ा, पूरा का पूरा सोर्स कोड एक बार में पढ़ने के बाद एरर आए तो बता दिए एक साथ, सक्सेसफुली हुआ तो ऑब्जेक्ट कोड में इसने चेंज कर दिया। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। टॉपिक आएगा फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, पहला चीज है जो कि मैंने अभी तक बता दिया। हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री है, ठीक है, एंड ओपन सोर्स, बहुत ही मेन क्वेश्चन है और मजेदार चीज है। देखिए फ्री है, आप फ्री में पाइथन को डाउनलोड करिए, उसको यूज करिए, ठीक है। इन शॉर्ट यही समझिए। अभी ओपन सोर्स है, मतलब ओपन सोर्स समझ में आ रहा होगा, पहले भी चैप्टर से बताया हुआ है, ठीक है। सेकंड आपका, इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अभी बताए थे हमने, इंटरप्रेटेड का क्या मतलब हुआ, थोड़ी देर पहले ही बताए थे। इंटर INTER प्रेटेड लैंग्वेज, एज पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट होता है। पाइथन प्रोग्राम आर इजीली टू अंडरस्टैंड as they have clearly defined syntax and relatively simple structure। मतलब क्या हुआ कि पाइथन पहले ही बता दिया हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज और भी हैं, जावा है, पीएचपी है, और भी लैंग्वेजेस हैं, बट पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड है। लेटेस्ट तो नहीं बोलेंगे, काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। स्ट्रांग होने के साथ साथ इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड है तो इसका क्यों है इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसका सिंटेक्स है वो भी इजी है और रिलेटिवली सिंपल है। मतलब हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं जो एक हाई लेवल लैंग्वेज जो कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इजी है, पावरफुल है, सिंटेक्स सिंपल है, बहुत तरीके से। एक बार आगे समझ में तो आपको आ गया।
पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब आपने बचपन में भी पढ़े हैं कि कैपिटल लेटर ए है, स्मॉल लेटर ए है, ये दोनों डिफरेंट चीज होती हैं। तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम स्टार्टिंग में अभी ए बी सी डी पढ़े हैं, तो पहले कैपिटल ए फॉर एप्पल, इस तरीके से करते थे। फिर स्मॉल ए, फिर कर्सिव राइटिंग, ये सब चीजें लिखना चालू किए थे। अब इसमें बस सिंपल सी चीज है, अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए दो चीज डिफरेंट चीज होती है। अगर मैं ये लिखूं, किसी का नाम है ए फॉर अमित, अगर अमित लिख रहा हूँ और AMIT अमित, तो ये क्या हुआ, डिफरेंट चीज हुई पाइथन में। ठीक है, वो इस अमित को और इस अमित को डिफरेंट मानेगा। पाइथन इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या हो गया, पोर्टेबल का मतलब हो गया कि एक प्लेटफॉर्म से, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले गए तो ले जा सकते हैं कि नहीं, पोर्टेबल। अब प्रोग्राम को ले जाएंगे, या एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दूसरे लैंग्वेज में लिखना है, तो क्या लिखना इजी है? यस, बहुत इजी है। एक सोर्स कोड है जो कि पाइथन में लिखा हुआ, जावा में अब लिखने की जरूरत पड़ गई, तो क्या लिख पाएंगे? यस, आंसर इज यस। एंड इसी के साथ साथ एक और वर्ड आता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये एक ओएस में चल रहा है, फॉर एग्जांपल विंडोज में चल रहा है, या विंडोज के किसी वर्जन में 10 11 या जिसमें भी चल रहा है, ठीक है, तो वो दूसरे टाइप के ओएस में चल पाए, दूसरे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में चल पाए। अगर वो चल पाते हैं तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाएगा। Python has rich library of predefined function। predefined function में ये है, ठीक है। इसमें कई तरीके की predefined functions ऑलरेडी पाइथन में होता है। सम के लिए, एडिशन के लिए, या आपको कैलकुलेटर के लिए क्या क्या चीज रहेगा, वो चीजें आएंगी। पाइथन इज ऑल्सो हेल्प इन वेब डेवलपमेंट। मैंने कहा पावरफुल है, कई जगह यूज होता है, तो ये मैं वेब डेवलपमेंट में भी यूज कर सकता हूँ। मतलब आप पाइथन सीख के वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं इजीली। मैनी पॉपुलर वेबसाइट्स, वेब सर्विसेज एंड एप्लीकेशन आर बिल्ट यूजिंग पाइथन। और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है पाइथन यूजेस इंडेंटेशन। एक इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक, मतलब आपने कोड लिखा, एक ब्लॉक लिखा, अब इंडेंटेशन मतलब इसकी सीक्वेंसिंग, जैसे आप 1 2 3 4 इस तरीके से लिखने, लेकिन 2 को हो सकता है यहां से लिखने की जरूरत पड़ती हो। जब हम इसका लूप देखेंगे या इंडेंटेशन देखेंगे कि एक लाइन यहाँ से चालू है, पैराग्राफिंग टाइप का चीज अगर लिखने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इस तरीके से अगर सीखेंगे तो ये इंडेंटेशन यूज कर लेता है फॉर ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक। ठीक है, अगर आपको कैसे पता चलेगा, अगर सारी चीज एक ही लाइन में लिखते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप पता ही नहीं चलेगा कि आप इसके अंदर क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लिखना है 1 2 3 4 5, अब इसके बाद आपको ए बी सी डी लिखना है, तो ABC, लेकिन आप ए यहां से लिखना चालू कर देंगे तो लगेगा कि एक ही लाइन में आपने लिखना चालू कर दिया है। तो इसका जो इंडेंटेशन होता है वो पाइथन यूज करता है। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक। यहां तक आपको क्लियर होगी कई चीजें। वर्किंग विद पाइथन, अब हम इसके साथ काम करेंगे। वर्किंग विद पाइथन, पाइथन में काम करेंगे। टू राइट एंड रन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम। अब हमको लिखना है पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। राइट एंड रन, रन को हम बोलेंगे एग्जीक्यूट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ऑफ पाइथन प्रोग्राम वी नीड अ पाइथन इंटरप्रेटर।
आपने याद आ रहा होगा कि इंटरप्रेटर के बारे में बात किए थे कि इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर का काम करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है, इंस्टॉल्ड ऑन आवर कंप्यूटर। कैसे करना है वो प्रैक्टिकल सेशन में पूरा चीज बताया जाएगा। अभी थियोरेटिकल पहले पढ़ना जरूरी है। थियोरेटिकल थोड़ा सा समझो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशन पर आ जाएंगे। The printer is all the interpreter is also called Python shell। जो इंटरप्रेटर का यूज किए हैं, इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर का, वो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाइथन शेल भी बोल सकते हैं। करेक्ट है। सैंपल स्क्रीन भी दिया गया है, तो वो बुक में दिया गया है, वो हम देख लेंगे कि किस तरीके से सैंपल स्क्रीन है। प्लस हम उस सैंपल स्क्रीन में कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, वो चीजें हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। सिंबल जब भी आप चालू करेंगे पाइथन, तो आप इस तरीके से एरोज देखेंगे, 3 एरो देखेंगे, ठीक है। ये एक सिंबल है, 3 एरो इज अ पाइथन प्रॉम्प्ट। इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। पाइथन का इसलिए पाइथन प्रॉम्प्ट, अदरवाइज प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं कि प्रॉम्प्ट पर आओ। तो ये आप इस तरीके से आ जाते हैं। which indicates that the interpreter is ready to take instruction। अगर ऐसे करके पाइथन में आ रहा है तो हाँ, अब का आप कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो अब पाइथन प्रोग्राम मानेगा। indicates the interpreter is ready to take instruction। we can type commands, यहाँ commands लिख सकते हैं, और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं एक लाइन में। on this prompt to execute them using a python interpreter, एक लाइन में जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। देखो, दो तरीके के पाइथन इंटरप्रेटर होते हैं। इंटरप्रेटर के बारे में हमने पढ़ा, तो अब टू टाइप्स ऑफ इंटरप्रेटर, टू टाइप्स ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर, टू टाइप्स ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर क्या क्या। पहला चीज हो जाएगा इंटरैक्टिव मोड, इंटरैक्टिव मोड। दूसरा हो जाएगा स्क्रिप्ट मोड। ये दोनों क्या चीज है, समझने की जरूरत है। इंटरैक्टिव मोड allow execution of individual statement instantaneous, instantaneously, whereas script mode allow us to write more than one instruction। अगर एक लाइन आपको चाहिए कि 2 + 3 आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में अगर एक से ज्यादा लाइन की जरूरत पड़ रही है प्रोग्राम लिखने के लिए, तो स्क्रिप्ट मोड का यूज आएगा, अदरवाइज इंटरप्रेटर मोड का यूज आएगा। Whereas script mode allow us to write more than one instruction in a file called Python source code, file that can be executed। Interactive mode, to work in the interactive mode we can simply type the, अब मैं इंटरेक्टिव मोड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड, टू वर्क इन द interactive mode we can simply type a python statement on the prompt। on the prompt में सिंपल सा आपको पाइथन स्टेटमेंट लिखना है। prompt कैसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, जो कि मैंने बताया हूँ, ठीक है। as soon as we press enter, जैसे ही फिर उसके बाद प्रोग्राम लिखने के बाद, एक लाइन लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस किया, ठीक है, द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। तो आपने लिखा यहाँ 2 + 3, तो आंसर आ जाएगा 5। फिर से प्रॉम्प्ट आ जाएगा। प्रॉम्प्ट आ जाने का मतलब क्या हुआ कि वो इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए रेडी है। मतलब फिर आपने लिखा 5 - 7, तो आ जाएगा -2। इस तरीके से इंटरेक्टिव मोड काम करता है। Working in the interactive mode is convenient for testing a single line। अगर सिंगल लाइन में आपको कुछ टेस्ट करना है तो इंटरेक्टिव मोड बहुत अच्छा है, बहुत कन्वीनियंट है टेस्टिंग पर्पज से, good for instant execution। But in the interactive mode we cannot save the statement।
इंटरेक्टिव मोड में क्या आप ये चीज सेव कर पा रहे हैं यहाँ पर? नहीं, सेव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, आप फ्यूचर यूज में यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए आपको यहीं पर डिफरेंस समझ में आता जा रहा है कि अगर डिफरेंस आ भी जाए कि इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में क्या डिफरेंस है, तो समझ में आ जाएगा कि इसमें आप सेव नहीं कर सकते, इसमें आपको एक लाइन में एग्जीक्यूशन लिखना होता है, इसका इंस्टेंटेनियसली रिजल्ट आ जाता है, कई तरीके की चीजें उसमें नहीं आता है, इस तरीके से डिफरेंस आ जाएगा। बट इन द इंटरेक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट फॉर द फ्यूचर यूज एंड वी हैव टू रीटाइप, मतलब इसमें रीटाइप करना पड़ता है फिर से। अगर कोई चीज लिखा गया कि इंस्ट्रक्शंस के 10 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 23, ऐसे करके नहीं लिखेंगे, 10 प्लस 13 लिखेंगे, नीचे जाएगा 23, 23 रिजल्ट आ गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड, स्क्रिप्ट मोड हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा डिफरेंस अभी आपको पता ही चल गया है कि वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल, एक फाइल में लिखेंगे हम, एक फाइल में इसमें प्रोग्राम पूरा लिखेंगे। इसमें प्रोग्राम हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल या इस तरीके से कुछ भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी लिख सकते हैं, इवन फंक्शंस भी लिख सकते हैं। एंड देन यूजेस द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट, इंटरप्रेटर का फिर यूज करेंगे क्योंकि ये भी तो इंटरप्रेटर का पार्ट है। पाइथन स्क्रिप्ट आर सेव्ड, जब पाइथन का आपने एक पेज में लिख दिया, एक जगह लिख दिया, अब इसको आप सेव करेंगे। तो जैसे नोटपैड में आप लिखते हैं तो डॉट टीएक्सटी आपने देखा होगा, कई जगह पीडीएफ फाइल होती तो पीडीएफ होता है, और भी होती है, फोटो होता है तो जेपीजी, जेपीईजी, कुछ भी होता है। इस तरीके से अगर पाइथन आप लिख रहे हैं तो इसका जो एक्सटेंशन होगा डॉट पी वाई होगा, देख लेना पाइथन का पी वाई बस। बाय डिफॉल्ट द पाइथन स्क्रिप्ट आर सेव्ड इन द पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर। कहाँ सेव होंगी बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट? ये हम प्रैक्टिकल सेशन में भी देखेंगे कि पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर में बाय डिफॉल्ट ये चीजें सेव होंगी जो आपने डॉट पी वाई से आपने सेव किया। टाइप ऑफ द, अब इसी में जब हम पढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट मोड में ही, तो पहला चीज है कि टाइप द फाइल नेम अलोंग विद द पाथ एट द प्रॉम्प्ट। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप फास्ट करके पढ़ लेना, 1.25, 1.5, 2 पॉइंट, जितना भी है, ठीक है। अगर स्लो लग रही है तो और स्लो करके पढ़ लेना, फास्ट करके पढ़ लेना, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। टाइप द फाइल नेम अलोंग विद द पाथ एट द प्रॉम्प्ट। फाइल नेम आपने यहाँ पर टाइप करेंगे, टाइप जैसे फाइल नेम हुआ, पहला मैंने फाइल सोचा कि टेस्ट नाम से है, ठीक है, तो आपने लिखा टेस्ट डॉट पी वाई। if the name of the file is test.py, we can type test.py. We can otherwise open the program directly, IDLE आप पढ़ेंगे, ठीक है, आइडियल बोलते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर ही प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, या प्रॉम्प्ट में हमने जहां पर बाय डिफॉल्ट पाथ है हमने test.py से करेंगे। देखो आपको प्रैक्टिकल भी जरूरी है, थ्योरेटिकल भी जरूरी है, थ्योरेटिकल में पास होना जरूरी है, प्रैक्टिकल में पास हो ही जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होती है समझने के लिए। अभी आप थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकल करने में बड़ा इजी रहेगा, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड, while working in the script mode, अभी हम स्क्रिप्ट मोड ही पढ़ रहे हैं। आफ्टर सेविंग द फाइल, फाइल को सेव करने के बाद, सेव आपकी फाइल हो गई, ठीक है। सेव करने के बाद एक रन ऑप्शन आएगा, मैंने कहा कि इस चीज को, फाइल को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, रन कराना पड़ता है, तो रन आएगा और आप इसको रन पर क्लिक कर सकते हैं फ्रॉम द मेन्यू बार। मेन्यू बार में रन ऑप्शन आएगा, रन पर क्लिक किए रन हो जाएगा, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। द आउटपुट appears ऑन द शेल, आउटपुट कहां पर दिखाई देगा, शेल में दिखाई देगा, करेक्ट है।
अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं? पहले से कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप दूसरे तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका क्या है? मतलब पहले से कुछ नाम दिया गया है, जैसे पाइथन नाम दे दिया गया है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना? तो लेकिन वो कीवर्ड नहीं है। अब कीवर्ड्स की बात बोलेंगे, आपने कुछ स्टार्टिंग में अभी इफ एल्स ये सब चीजें पढ़े होंगे, कभी जाने होंगे, सुने होंगे, वो भी नहीं जानते हैं, मैं उस हिसाब से चीजें समझा रहा हूँ कि कीवर्ड्स जो है रिजर्व्ड कीवर्ड। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, एक टेबल आपका रिजर्व्ड लिखा हुआ आता है। रिजर्व्ड मतलब यहाँ पर पहले से फिक्स है, यहाँ पर कोई और ना बैठे, क्योंकि टेबल किसी ने बुक करा के रखा है फॉर पार्टी फंक्शन या जो भी है। आप हॉल गए, हॉल में आपने सीट, 2 सीट रिजर्व करा लिया, ऐसा नहीं कि उस पर जाकर फिर आप कोई तीसरा बैठ जाएगा। इसी तरीके से पाइथन में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे हम कीवर्ड बोल दिए गए, जो कि रिजर्व्ड है। ठीक है, रिजर्व्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। ईच कीवर्ड हैज स्पेसिफिक मीनिंग। हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा to the Python interpreter, and we can use keyword in our program only for the purpose of which it has been defined. The Python is a case sensitive. Keyword must be written exactly as given. जो भी कीवर्ड दिया गया है केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए का डिफरेंट मीनिंग होता है। तो अगर यहाँ पर जो मैं कीवर्ड्स की बात करता हूँ कि फॉल्स लिखा है, एक कीवर्ड है फॉल्स, पहले से डिसाइडेड है। अगर ये कैपिटल है तो ये आपको कैपिटल ही लिखना है, ठीक है। नन पहले से कीवर्ड डिसाइड है, ठीक है। और अभी बाकी जो आते हैं वो जो सारे स्मॉल लेटर में है वो मैं अभी लिखता हूँ, जैसे क्लास पहले से कीवर्ड, कंटिन्यू, फाइनली, इज, फॉर, ट्राई, रिटर्न, ये सब के मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। रिजर्व्ड है, इसको आपको ऐसे ही यूज करना है, पहले से चीज पता हुआ है पाइथन को कि रिटर्न का मतलब क्या है। लैम्डा, ठीक है। और भी आ जाएगा, जैसे ट्रू पहला लेटर कैपिटल है। बाकी लगभग सबका आपका स्मॉल लेटर है, जो भी आपको यूज आने हैं। DEF, डेफ, एंड, डेल, DEL, डेल, एज, एल, इफ, ठीक है ना, याद रखना, एल इफ, एसर्ट, एल्स, ब्रेक, एक्सेप्ट, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, यहां लिख देता हूं मैं बाकी, रेज, वाइल, विद, यील्ड, और भी हैं, ठीक है ना। ये मेन है, लेकिन सभी आपको याद नहीं करने हैं। क्लियर है? ये आपका रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है भाई? कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर नेम्ड यूजिंग टू आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल को बताने के लिए, अब वेरिएबल क्या होता है वो भी हम आएंगे। नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शन or other entity in a program. The rule for naming an identifier in the Python are as follows. अब आइडेंटिफायर के नाम किस तरीके से होंगे, वेरिएबल्स के नाम किस तरीके से होंगे,
या फंक्शन के नाम किस तरीके से होंगे। चलो मैं इस चीज को समझाता हूँ, जैसे कि आपका नाम क्या है? आपका नाम ए है? नहीं। बी है? नहीं। आपका नाम हो सकता है अमित, ठीक है ना। बी से हो सकता है बॉबी, ठीक है। आपका नाम क्या वन बॉबी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे जनरली नहीं रखा जाता है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो आपने बता दिया कि ये रख सकते हैं तो वो रख सकते हैं, ये चीज नहीं रख सकते तो वो चीज नहीं रख सकते। जैसे आप स्मॉल ए से रख सकते हैं, हाँ स्मॉल ए से रख सकते हैं। हमें स्मॉल बी से रख सकते हैं, हाँ बॉबी। आपने स्मॉल बी से रख दिया। सी से रखिए, डी से रखिए, जेड से रखिए, लेकिन वन से नहीं रखते जनरली, ठीक है ना। अब कोई रखना चाहे तो रखे, जो भी, वो अलग डिफरेंट चीज है, लेकिन नहीं होता। इसी तरीके से जैसे कि हमारे समाज में इस तरीके से नाम लिखे गए हैं जो डिफाइंड हैं, पाइथन में स्ट्रिक्टली डिफाइंड कर दिया गया है कि आपका जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, आइडेंटिफायर्स रहेंगे, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या है? जो वेरिएबल को बता रहे हो। आइडेंटिफायर क्या है? जो एक आइडेंटिफाई कर रहा हो। आइडेंटिफायर क्या है? जो फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा हो। इनके जो नाम हैं वो कैसे होंगे? द नेम शुड बिगिन विद एन अपर केस, अपर केस और लोअर केस, मतलब कैपिटल ए से वो शुरू हो सकता है, स्मॉल ए से, कैपिटल बी से, स्मॉल बी से, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। और एन अंडरस्कोर साइन, मतलब इनके नाम अंडरस्कोर से भी चालू हो सकते हैं, ठीक है। बता दिया, अंडरस्कोर से भी। दो कंडीशन हो गई। ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है, अगर एमसीक्यू टाइप का होगा तो जरूर आएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने कहा कि अंडरस्कोर से हो सकता है, ठीक है। दिस में बी फॉलोड बाय एन कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। अगर अंडरस्कोर बस लिखा हुआ है तो नहीं है, फॉलोड बाय करेक्टर, मतलब किसी किसी को लगेगा सिंपल अंडरस्कोर है तो ये भी वेरिएबल का नाम यूज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद करेक्टर्स हो सकते हैं, उसके बाद नंबर भी हो सकते हैं, 0 1 2 3, कुछ भी 9 तक हो सकता है। और अंडरस्कोर उसके बाद भी अंडरस्कोर हो सकता है। Does an identifier cannot start with digit, मतलब इससे आपको क्या समझ में आया कि आप 1A आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है। 2B आइडेंटिफायर नहीं है, लेकिन B2 आइडेंटिफायर है, C1 आइडेंटिफायर है, अंडरस्कोर C1 है, अंडरस्कोर B2 है, ठीक है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कितने भी लेंथ का हो सकता है। हाउएवर इट इज प्रेफर्ड टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, ठीक है। अगर आपने नमक के डब्बे में लिख दिया शुगर, तो लोग क्या समझेंगे? शुगर है, ठीक है। आइडेंटिफायर तो ये सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको सही इसकी लेंथ चुनना है और इसका सही और शॉर्ट और मीनिंगफुल नाम चुनना है, जिससे कि कल को कोई आपका दूसरा आदमी अगर प्रोग्राम देके तो वो समझ जाए। फॉर एग्जांपल, अब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से समझाता हूँ। किसी ने लिखा एरिया, ठीक है, अंडरस्कोर रेक्टेंगल, तो आप क्या सोचेंगे कि ये रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनने जा रहा है। लेकिन अगर इसके बाद अगर ये किसी ने सर्किल का प्रोग्राम बना दिया तो अंदर ये काम तो करेगा, आइडेंटिफायर ये वर्क तो करेगा, लेकिन वो आपका अच्छा प्रोग्रामिंग टैक्टिक्स नहीं माना जाएगा। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड। जो आइडेंटिफायर होते हैं कि आपका इफ, एलिफ, जो भी अभी मैंने रिजर्व्ड कीवर्ड बताया, वो हो सकता है क्या पहले से जब चीजें पाइथन ने बता दिया कि ये रिजर्व्ड हैं तो उसको आप यूज नहीं कर सकते।
और पॉइंट्स क्या होते हैं, वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, एट द रेट, हैश, डॉलर, ये सब जो स्पेशल सिंबल हैं ये भी आइडेंटिफायर में यूज नहीं होते, ये यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained by a student in subjects, we can choose identifier marks 1, marks 2, marks 3। अगर ये marks अगर किया है तो marks 1 2 3 इस तरीके से अगर marks भी लिखना जरूरी है, ठीक है ना। ये है, अब इसका एवरेज अगर निकालना है तो आपने क्या किया, ए वी जी नाम से एक चीज बनाया और आपने इक्वल्स टू ना, यहाँ ब्रैकेट, इसको प्लस प्लस किया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिए, ठीक है। तो ये एवरेज भी निकल गया। अब इसको आपने सिमिलरली टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में जैसे अभी मैंने बताया था, वी कैन यूज आइडेंटिफायर नेम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, तो ऐसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विदाउट स्पेस, ठीक है ना, स्पेस भी नहीं होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ आपने एक आइडेंटिफायर रखा, विड्थ आपने एक आइडेंटिफायर रखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक आइडेंटिफायर रखा, और अगर आपने दिया लेंथ 2 है, विड्थ 2 है, तो आंसर आ जाएगा 4, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 हो जाएगा। करेक्ट है, ये चीज क्लियर होगा। और इसके बाद आ जाता है हमारा आगे का। आगे हम पढ़ेंगे वेरिएबल, जो कि अभी भी आपने आइडेंटिफायर में थोड़ा सा आपने देख लिया। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज इन अ प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ नेम। मतलब ऐसा है कि क्लास में तो दो अमित हो सकते हैं, एक अमित ये है, एक अमित, ठीक है, सरनेम भी सेम हो सकते हैं। लेकिन जब आप वेरिएबल यूज करेंगे एक प्रोग्राम में तो आपको एक ही नाम देना है। A variable in a program is uniquely identified by a name variable. Variable in Python refer to an object, an item or element that is stored in the memory. अब क्या है कि जैसे आपने एक वेरिएबल दिया है जिसका नाम है a, ठीक है, तो a एक जगह बना लिया। अब इसमें आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। एक जगह बना लिया, एक मेमोरी बना लिया, तो मेमोरी के फॉर्म में बात होती है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग, तो आप इसमें अब स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, ऐसे ए बी सी डी या ए बी सी डी, एक ही में हो गया, या आप स्ट्रिंग्स रख सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू भी रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हैं, एक साथ भी रख सकते हैं। और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक भी रख सकते हैं, ए बी 3 6 कुछ भी रख सकते हैं एक ही जगह। ये तो एक मेमोरी लोकेशन हो गया कि एक कमरे का नाम ए है और कमरे में आप कुछ भी रखिए, ठीक है। समझने के लिए वेरिएबल को फिर से समझाता हूँ मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे आपके पास 10 कमरे हैं, A B B1 B2, ये क्लासरूम है, ठीक है, सेक्शन है, C1 C2 Z3, इतने सारे रूम्स हैं आपके पास। अब ए वाले रूम में आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम ABCD भी हो सकता है, ABCD 1 2 3 भी हो सकता है, केवल 1 2 3 भी हो सकता है। अब इस पर इस कमरे के अंदर जो भी चीज रखी हुई है उसमें हम काम कैसे करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। चलिए आगे पढ़ते हैं। In Python, we can use an assignment statement to create new variable and assign a specific value to them. देखिए 1 घंटे का लेक्चर होगा, जब भी होगा तो जहां तक पढ़ पाएंगे वहां तक पढ़ पाएंगे, लेकिन समझ में पूरा आना जरूरी है, ठीक है। अब क्या है कि अब हम इसको असाइन कैसे करेंगे। आपने एक कमरा बनाया, उस कमरे का नाम ए था,
ठीक है, तो ए में आपने क्या रखा, 1 2 3, इस तरीके से। ये ए क्या है, एक वेरिएबल। अब कमरा को छोड़कर वो समझाने के लिए था, अब मैंने समझा है ए इज अ वेरिएबल। ठीक है, ए इज अ वेरिएबल। तो ए में आपने रखा 1 2 3। ए की जगह कुछ भी हो सकता है नाम, कमरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब एक है जेंडर। जेंडर क्या हो गया, मैंने वेरिएबल रखा। एक मैंने वेरिएबल रखा मैसेज। एक मैंने वेरिएबल रखा प्राइस। अब तीन वेरिएबल हैं। अब तीन वेरिएबल में मैं कुछ ना कुछ रखना चाहता हूँ। जेंडर में मैं रखना चाहता हूँ स्ट्रिंग मेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होगा, दोनों हो सकता है स्ट्रिंग के केस में पाइथन में। मैसेज में मैसेज कुछ देना चाहता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे देता हूँ। मैं रखता हूँ इसमें हैप्पी। ठीक है, मतलब इस मैसेज जो है, मैसेज हो गया वेरिएबल, उसके अंदर रखा हुआ है हैप्पी। प्राइस में क्या रखा हुआ है, 123.23, तो ये प्राइस रखा हुआ है। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम ये है कि डिस्प्ले कराना है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। अगर ये चीजें लिखा हुआ है, आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, या इस तरीके से प्रोग्रामिंग बनाना है कि इसमें, इस वेरिएबल्स में, इन इन वेरिएबल्स में ये तीन चीजें रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं, तो किस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, डिस्प्ले कराना मतलब प्रॉम्प्ट में कैसे लिखा हुआ दिखाई देगा। प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ दिखाई देने के लिए आपने जैसे फाइल ओपन किया, फाइल ओपन करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे ये प्रिंट कराना है या जेंडर प्रिंट करना है या प्राइस प्रिंट कराना है, कुछ भी प्रिंट कराना है, तो आपने लिख दिया मैसेज इज इक्वल्स टू हैप्पी। आपने हैप्पी लिखा। अब इसको प्रिंट कराना है तो सिंपल सा लिखिए प्रिंट। प्रिंट कराना है विद इन पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसके अंदर बस आपको मैसेज लिख देना है। जो भी इस कमरे में होगा, जो भी मैसेज के अंदर होगा, वो आपको प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट, ऊपर प्राइस बता दिया हूँ कि प्राइस में क्या क्या रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 123.23 था। अगर मैंने लिख दिया प्रिंट विद इन पैरेंथेसिस, अगर मैंने लिख दिया प्राइस, तो क्या हो जाएगा, प्राइस प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर मैंने लिखा कि प्राइस, फिर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा अगर इस प्राइस को, तो ये प्राइस लिखा हुआ आएगा प्राइस। ठीक है, फिर कॉमा लिखा, फिर से मैंने प्राइस लिख दिया, पैरेंथेसिस क्लोज किया, तो आ जाएगा प्राइस 123.23। इस प्राइस की जगह अगर मैं लिख देता राहुल, तो यहाँ आ जाता राहुल 123.23। क्लियर हो रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन में और क्लियर होगा। तो ये है कि इन द प्रोग्राम, जो भी हमने प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसमें द वेरिएबल मैसेज होल्ड स्ट्रिंग, कुछ स्ट्रिंग रखा हुआ है, कोई वैल्यू रखी हुई है, एंड सो इट्स कंटेंट इज असाइंड विद इन डबल कोट्स। डबल कोट्स में स्ट्रिंग रखी हुई है तो डबल कोट्स में रखी गई है। कैन ऑल्सो बी विद इन सिंगल कोट्स, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंगल कोट्स में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी है, आपका प्राइस था, इज नॉट एनक्लोज्ड इन कोट्स, तो वैल्यू अगर वाली चीज है तो वो कोट्स में नहीं होगी। द वेरिएबल डिक्लेरेशन इज implicit in Python, means variable are automatically declared and defined when they are assigned a value the first time। अगर जैसे मैंने लिखा कि प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू 123,
तो पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, अगर आप देखे हो, सुने हो, किए हो, तो पहले बताना पड़ता था कि प्राइस क्या है, इंटीजर टाइप का, तब आप ये इंटीजर वैल्यू देंगे। प्राइस क्या है, फ्लोट टाइप का, तो आप फ्लोट टाइप की वैल्यू देते थे। कुछ इस तरीके से चलता था। जब आपने पहले ही नाम दे दिया कि प्राइस इज इक्वल टू 123, तो कंप्यूटर ने समझ लिया कि भाई 123 है, इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू मतलब प्राइस मतलब इंटीजर वैल्यू है। जब भी इसका आपने पहली बार डिफाइन कर दिया, वही चीज इसका लास्ट तक चलता रहेगा। उसका टाइप मतलब इस चीज को जो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड हो जाता है वेरिएबल पाइथन में, एंड डिफाइंड व्हेन दे आर असाइंड अ वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इम्प्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होता है। तो पाइथन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन को सपोर्ट करता है। वेरिएबल्स मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड। ठीक है, उसको यूज करने से पहले वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। वैल्यू जैसे प्राइस का 123.23 था, उसने असाइन किया। अब आप इसको यूज करिए प्राइस को। प्राइस अगर चेंज होता है तो नीचे एक बार और लिख देंगे कि प्राइस इज इक्वल टू 245। तो अब जो लास्ट में, ठीक है, वैल्यू हुई 245, ये लास्ट वैल्यू हुई, ये आपके काम की चीज है। अब वो ये वाली काम की चीज नहीं है। जैसे कि आपने एक शीट लिए, इसमें कोई ड्राइंग बनाए, ड्राइंग बनाकर इसको मिटा दिए, या तो इसके ऊपर एक और चीज बना दिए। ठीक है, तो ये ऊपर वाली चीज जो है वो ओवरराइट हो गई। मतलब ये वाली चीज आपके प्राइस की वैल्यू हो गई। अगर अब प्राइस प्रिंट कराएंगे तो वो 245 प्रिंट होगा। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। नहीं होता है, पूछ लेना कैसे होगा। वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइन्ड वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड in the expression, as otherwise it will lead to an error in the program. Wherever a variable name occurs in an expression, the interpreter replaces it with the value of that particular variable. अब हम करेंगे एक और प्रोग्राम। प्रोग्राम करने के लिए हम इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं, यहाँ से यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। डिलीट, अब थोड़ा सा आ जाएगा। इसको भी डिलीट। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, सिंपल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने एक एरिया नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे हम, एरिया नाम का। ठीक है, अब समझना है जो भी प्रोग्राम बोल रहा है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इट्स लेंथ, ले लीजिए, लेंथ इज इक्वल्स टू 10 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 20। वेरिएबल कौन कौन से हो गए? ये तीन वेरिएबल इसने रख दिया, बना दिया। अब एरिया का क्या चीज फॉर्मूला होता है? एरिया कैपिटल ए है तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ पहले से 10 20 दिया गया है। अब आपको क्या प्रिंट कराना है? एरिया। क्या प्रिंट होकर आएगा ये बता दो बस। ठीक है, एरिया क्या है? लेंथ इंटू विड्थ है, लेंथ 10 है, 20 है, 10 इंटू 20, मतलब आंसर आ जाएगा 200। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद और भी चीजें बची हुई हैं। कमेंट बचा हुआ है कि कमेंट क्या होता है। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप। डेटा टाइप कई तरीके के होते हैं, तो ये सब हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। टाइम लगेगा, एक चैप्टर शायद 3 बार में हो जाना चाहिए, 3 घंटे में हो जाएगा अगर इसी स्पीड से चले तो। सच कोई अभी तक टफ नहीं लगा होगा। चलिए, ओके, थैंक यू।